आज का हमारा टॉपिक है मांग की लोच। मांग की लोच को सर्वप्रथम मार्शल ने प्रस्तुत किया था। मांग की लोच कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी गई वस्तु की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को बताती है। अन्य शब्दों में कीमत में परिवर्तन से वस्तुओं की मांग में होने वाले भिन्न भिन्न परिवर्तनों की मांग को मांग की लोच कहा जाता है। अर्थशास्त्र में मांग की लोच का महत्व होता है। मांग को प्रभावित करने वाले घटकों के परिवर्तन के प्रति मांग कितनी संवेदनशील है, यानी यदि मांग के घटकों जैसे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से मांग में कितना बदलाव आता है, ये मांग की लोच कहा जाता है। अब हम मांग की लोच के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो मांग की लोच 3 प्रकार की होती है: मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की प्रति लोच या आड़ी लोच। सबसे पहले हम मांग की कीमत लोच के बारे में पढ़ेंगे। मांग की कीमत लोच यानी कीमत में परिवर्तन से मांग की प्रतिक्रियाशीलता की कोटि को मांग की लोच कहते हैं या मांग की कीमत लोच कहते हैं। मार्शल के अनुसार बाजार में मांग की लोच इस बात के अनुसार अधिक या कम होती है कि कीमत में निश्चित कमी होने पर मांग की मात्रा में अधिक या कम वृद्धि हो तथा कीमत में अनिश्चित वृद्धि होने पर मांग कम या अधिक हो। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इसे और अधिक स्पष्ट किया। उसके अनुसार किसी कीमत पर मांग की लोच कीमत में थोड़े परिवर्तन के प्रत्युत्तर में क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के अनुपाती परिवर्तन से भाग देने से प्राप्त होती है। इस परिभाषा को गणितीय रूप में ऐसे व्यक्त किया जा सकता है। इसका एक फार्मूला है: मांग की कीमत लोच बराबर मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपान मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन या कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान क्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा पी अपान पी इंटू 100। इसको और अगर संशोधित करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान क्यू इंटू पी अपान डेल्टा पी। अब मांग की कीमत लोच के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो मांग की कीमत लोच के जो प्रकार है वो 5 प्रकार होते हैं। पहला है पूर्णतया बेलोजदार मांग, दूसरा है बेलोजदार मांग, तीसरा है इकाई लोजदार मांग, चौथा है लोजदार मांग और पाँचवा है पूर्णतया लोजदार मांग। सबसे पहले हम पूर्णतया बेलोजदार मांग के बारे में पढ़ेंगे। अब पूर्णतया बेलोजदार मांग, अब किसी वस्तु की मांग में कीमत में परिवर्तन की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं आता या शून्य के बराबर परिवर्तन होता है, तब उसे पूर्णतया बेलोजदार मांग कहते हैं। ऐसा मुख्यतः दैनिक ज़रूरतों की वस्तुओं एवं दवाइयों की मांग पर होता है। उनका मूल्य कितना भी हो वो ज़रूरी होती है, इसीलिए खरीदनी पड़ती है। इस मांग का माप शून्य के बराबर होता है। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 होता है। इसका मान जो होता है वो शून्य के बराबर होता है या 0 होता है। दूसरा है बेलोजदार मांग, जब वस्तु की मांग की मात्रा में आनुपातिक बदलाव कीमत में बदलाव से कम होता है, यानी कि जिस अनुपात में कीमत में बदलाव होता है उससे कम अनुपात में वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जो बदलाव होता है, ऐसी मांग जीवन की आवश्यकता वाली वस्तुओं जैसे भोजन, ईंधन आदि में देखी जाती है। जब इनकी कीमत में परिवर्तन आता है तो मांग की मात्रा में भी कुछ हद तक तो परिवर्तित होती है, लेकिन उसके बाद वो कम परिवर्तित होती है। इसमें मांग की लोच का माप शून्य से ज़्यादा या 1 से कम होता है। इलास्टिसिटी डिमांड इज़ ग्रेटर देन 0 एम इलास्टिसिटी इज डिमांड इज लेस देन 1 होता है। तीसरा है इकाई लोजदार मांग, जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि जिस दर से वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उसी दर से वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है, तो इस स्थिति में वह इकाई लोजदार मांग कहलाती है। ऐसी मांग मुख्यतः सामान्यतः या सामान्य वस्तुओं में पाई जाती है। ऐसे में मांग की लोच का मान जो होता है वो इकाई के बराबर होता है। चौथा है लोजदार मांग, जब मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कीमत की मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है, यानी कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन अधिक होता है वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा की अपेक्षा। ऐसी मांग मुख्यतः विलासिता की वस्तु जैसे महंगी कार, आभूषण आदि में देखी जाती है, क्योंकि उनकी कीमत गिरने पर ज़्यादा लोग इन्हें खरीदने लगते हैं। कीमत में थोड़ी सी कम वृद्धि हुई, लेकिन मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में ज़्यादा वृद्धि हुई। और अगला है 5वां पूर्णतया लोजदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहती है एवं ऐसी स्थिति में उसकी मांग में बढ़ोतरी या कमी होती है, तो इस मांग को पूर्णतया लोजदार मांग कहा जाता है। ऐसी मांग मुख्यतः पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में पाई जाती है। इसमें जो मांग का जो मान होता है वो अनंतता यानी कि
इन्फिनिटी के बराबर होता है। अब जो मांग की लोच का जो सेकंड प्रकार है, दूसरा प्रकार है, वो है मांग की आय लोच। यानी कि मांग की आय लोच किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन केवल कीमत में परिवर्तन से नहीं आता है, बल्कि उपभोक्ता की आय में कमी या वृद्धि भी वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि को जन्म देती है। इस प्रकार उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन से वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे मांग की आय लोच कहते हैं। या दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि जब आय में परिवर्तन के प्रत्युत्तर में मांग में परिवर्तन की मात्रा का माप ही मांग की आय लोच कहलाता है। इसका भी एक सूत्र है, मांग की आय लोच बराबर मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपन उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन। यानी कि उपभोक्ता की आय से जो मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है वो मांग की आय लोच कहलाता है। इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर दो वस्तुओं के डायग्राम दिए हुए हैं। पहला है श्रेष्ठ वस्तुओं का आय मांग वक्र और दूसरा है निम्न या गिफिन वस्तुओं का आय मांग वक्र। तो श्रेष्ठ वस्तुओं का जो आय मांग वक्र है, ये इसमें जो मांग का जो उपभोक्ता की आय और वस्तु की मात्रा में सीधा संबंध होता है। यानी कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो बढ़ती है। और निम्न वस्तुओं में क्या होता है, निम्न वस्तुओं में जो आय मांग वक्र है वो ऋणात्मक होता है। यानी कि जब उपभोक्ता की आय अधिक होती है तो वो कम वस्तुओं की मांग करता है, और उपभोक्ता की आय जैसे कम होती है तो वो अधिक वस्तुओं की मांग करता है, जो गिफिन वस्तुएं होती है। अब हम पढ़ेंगे मांग की आय लोच की प्रकृति। यानी कि अधिकांश वस्तुओं की मांग की आय लोच सामान्यतः धनात्मक होती है, अर्थात आय में वृद्धि मांग में वृद्धि तथा आय में कमी वस्तु की मांग में कमी को जन्म देती है। इस प्रकार आय और मांग में एक ही दिशा में परिवर्तन की प्रकृति होती है, परंतु निम्न स्तर की वस्तुओं के संबंध में मांग की आय लोच जो है ऋणात्मक हो जाती है, अर्थात आय में वृद्धि से उस वस्तु की मांग में कमी और आय में कमी से उस वस्तु की मांग में वृद्धि की प्रवृत्ति आय और मांग में विपरीत दिशा में परिवर्तन के संकेत देती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी कुछ वस्तुओं की मांग आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपरिवर्तित रहती है। ऐसी वस्तुओं की आय लोच शून्य होती है। अब मांग की आय लोच की श्रेणियाँ, यानी कि मांग की आय लोच की जो श्रेणियाँ हैं वो भी 5 प्रकार की होती है। पहली है मांग की अनंत आय लोच। जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म हो फिर भी वस्तु की मांग में अति परिवर्तन की प्रवृत्ति हो, उसे मांग की अनंत आय लोच कहेंगे। सेकंड है मांग की आय लोच इकाई से अधिक। जब आय में आनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो मांग की आय लोच इकाई से अधिक हो जाती है। तीसरा है मांग की आय लोच इकाई के बराबर। यानी कि जब आय में प्रतिशत परिवर्तन के अनुरूप ही मांग में प्रतिशत परिवर्तन हो तो मांग की आय लोच इकाई के समान होती है। चौथा है मांग की आय लोच इकाई से कम। जब आय में आनुपातिक परिवर्तन मांग में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो तो मांग की आय लोच इकाई से कम होती है। और आखिरी है, लास्ट है, मांग की शून्य आय लोच। इसमें आय में आनुपातिक परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मांग की आय लोच शून्य रहती है। अब अगला जो है मांग की आड़ी या तिरछी लोच। यानी किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन केवल वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नहीं होता है, बल्कि उस वस्तु से संबंधित वस्तुएं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप भी होता है। ऐसी संबंधित वस्तुएं या तो स्थानापन्न वस्तुएं हो सकती है या पूरक वस्तुएं हो सकती है। अतः मांग की आड़ी लोच किसी एक वस्तु की मांग में वह आनुपातिक परिवर्तन है जो दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। इसे नापने हेतु भी निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है। इसे मांग की आड़ी लोच बराबर, यहाँ पर दो वस्तुएं ली गई है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। तो एक्स वस्तु की मांग में एक्स वस्तु की मांग की जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपन वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी कि वाई वस्तु की कीमत में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक्स वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होगा। इसको भी एक डायग्राम से समझेंगे हम। जैसे एक डायग्राम है, इसमें ओ एक्स अक्ष पर कॉफ़ी ली गई है, दो वस्तुएँ हैं, और ओ वाई अक्ष पर चाय ली गई है। अगर चाय की कीमत बढ़ती है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी और चाय की कीमत कम होगी तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। अब पढ़ते हैं मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। यानी कि जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं वो भी बहुत सारे तत्व हैं। पहला है समाज में धन का वितरण। जिस समाज में धन का वितरण समान होता है वहाँ वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होगी, अतः धन का असमान वितरण होने पर मांग कम लोचदार होगी। दूसरा है समय का प्रभाव। जितना कम समय होता है वस्तु की कीमत लोच उतनी ही
कम लोचदार होगी, इसके विरुद्ध जितना समय अधिक होगा वस्तु की कीमत लोच या वस्तु की मांग की लोच उतनी ही अधिक लोचदार होगी। उपभोक्ता की आदत भी मांग की लोच को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है। यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के बिना रह नहीं सकता है तो उसके लिए उस वस्तु की मांग बेलोचदार होगी, यानी कि उसको किसी भी कीमत पर वो वस्तु चाहिए। अगला है वस्तु के गुण। वस्तु के गुणों का प्रभाव भी मांग की लोच पर पड़ता है। अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार तथा आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार इसलिए होती है कि उसकी कीमत चाहे कुछ भी हो, वो वस्तु हमें चाहिए। अगला है प्रतिस्थापन वस्तु की पूर्ति। जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में सरलता से मिल जाती है उनकी लोच तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होती है। वस्तु के विभिन्न उपयोग। जिस वस्तु के उपयोग अनेक होते हैं उनकी मांग की लोच भी ज़्यादा होती है।